एक गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जो गैस का सिलेंडर हो 500 रुपए का हो जाए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए। आम बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। खासकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पटना के लोगों को उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए की राहत दे सकती है, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। पटना में आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। और पटना के पेट्रोल पंप पे जो लोग पेट्रोल लेने और डीजल लेने आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या इस बजट से उम्मीदें हैं लोगों को। लगता है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और 100 के पार है। क्या उम्मीदें हैं इस बार कि कुछ कम? जिस तरह से इस शरीर के बॉडी का मेन अंग आयु होता है, उसी तरह से देश के विकास में डीजल और पेट्रोल का अहम भूमिका है। इसलिए इस सरकार से मेरा उम्मीद है कि कम से कम 10 रुपया लीटर पर कम होना चाहिए, दाम में संशोधन होना चाहिए। आप मानते हैं कि इस मैंने जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से फर्क पड़ता है आम आदमी की जिंदगी पर? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि वो रीढ़ है देश के विकास में, वो रीढ़ का काम करता है और दाम घटना चाहिए। जो लोग हैं ये बताइए कि पेट्रोल डीजल का कीमत अगर कम हो इस बजट में कुछ उम्मीद है? सरकार बदलेगा तभी बजट कम हो सकता है, नहीं तो ऊपरे जाएगा। ये बात तो अभी समझ रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। लेकिन आम बजट से लोगों को उम्मीदें होता है कि पेट्रोल डीजल के साथ कीमतें कुछ कम हो जाए। इस बार आप लोगों को कुछ उम्मीद लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जो लोग भी बोल रहा है ना, तो एक बात समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज को आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं। जब तक सरकार का बदली नहीं होगा तब तक वो घटाई नहीं होगा। अगर सरकार नहीं बदलेगा तो बढ़ाई होगा, बढ़ाओ होगा, ये चीज कंफर्म। 1% नहीं, सरकार अगर नहीं बदला तो एक दिमाग में बैठा लीजिए, जो बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही जाएगा। तो जैसे जैसे बहुत लोगों की अपनी अपनी राय है किस तरीके से बजट को लेकर है। और बजट क्या मानते हैं, ये जो आम बजट है इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों को बड़ी ध्यान देना चाहिए? क्या पेट्रोल की कीमतें जो 100 के पार है, डीजल की कीमतें 100 के आसपास है, इसमें कुछ कमी होनी चाहिए? अवश्य कमी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 95% जो हमारे भारत की आबादी है वो लोअर मिडिल क्लास है, और ज़्यादातर लोग अपना छोटी वाहन का उपयोग करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही कीमत देनी पड़ती है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में वैसा कोई रेट नहीं है। भारत सरकार को इस बजट के तहत जो आने वाले विगत महीनों में बजट है उसमें पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में कुछ कमी आनी चाहिए। इससे परिवार के किचन पे असर पड़ता है, परिवार के बच्चों पे असर पड़ता है, जो पढ़ाई के लिए सबके लिए आपके पास पैसा फिक्स है। जाहिर है कि अगर ये बजट पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी कम होती है तो आपके जिंदगी में भी इस पर असर पड़ सकता है। अवश्य, क्योंकि बच्चों का फी है या उनके खर्चे हैं या घर का जो किचन में जो खर्चा है उसमें ज़रूर बचत होगा, क्योंकि तेल में ही, पेट्रोल में, डीजल में, इस सब में बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो जा रहा है, क्योंकि लोग मार्केट जाके विजिट करते हैं, पेट्रोल गाड़ी से जाते हैं, तो उसके बाद ये कीमत उनको भारी पड़ता है और ये घर के बजट पर असर पड़ता है। बजट पर असर पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल लेके आते हैं, जबकि जो कुछ बाइक वाले हैं वो अलग कहानी बता रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं। जो कार से घूमते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्या आप पे भी असर पड़ता है? पेट्रोल डीजल की कीमतें घटे बढ़े, इस आम बजट से कुछ उम्मीदें? बिल्कुल असर पड़ता है। हम लोग भी तो पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या उम्मीद है इस बार बजट में? कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि इस बार डीजल में, चूंकि आपकी गाड़ी डीजल पे चलती होगी, पेट्रोल पे चलती हो, तो क्या इससे असर आपके घर पे ही पड़ता है, आपके किचन पे पड़ता है? कुछ उम्मीदें इस सरकार से इस बार? हम लोग यही सरकार से इस बजट में चाहेंगे कि पेट्रोल का दाम कम हो और टोल पे भी ध्यान दिया जाए, चूंकि हम लोग पेट्रोल भी डलवाते हैं और फिर बहुत महंगा टोल भी देना पड़ता है, जिसका दाम बहुत ज़्यादा है। तो टोल पे भी ध्यान देना चाहिए। आप मानते हैं कि जो आम बजट है उसमें पेट्रोल डीजल की भी एक भूमिका है, क्योंकि आपके जेब पर सीधा असर पड़ता है? कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ा सा कम हो?
बहुत कम के उम्मीद है, कम हो जाएगा तो हम लोग को बहुत राहत मिलेगा। और क्या बोलें इसमें। एक युवा है, पढ़ाई के लिए चाहे आपको कोई रोजगार करते हैं तो मानते हैं कि आपको हर जगह आपको गाड़ी का इस्तेमाल है, तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें में अगर थोड़ी कमी आती है तो इसका फ़ायदा आपके होता है आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में। हाँ, बजट में हम लोग का बजट कंट्रोल में आ जाएगा। जहाँ हम 107 रुपये पेट्रोल भरवा रहे हैं, सरकार से हमको उम्मीद है कि 90 रुपये के लमसम में कर देगा तो और बढ़िया रहेगा मेरे लिए, सबके लिए बढ़िया रहेगा। 90 रुपया, 90 रुपये, हाँ 90, सीधे 10 रुपया कम हो जाए, दाम 17 रुपया कम हो जाए, 17 रुपया कम हो जाए। मानते हैं कि बजट से उम्मीदें हैं इस बार पेट्रोल डीजल की कुछ कीमतें कम हो जाए? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। निर्मला सीतारमण जी से टैक्सी बढ़ाएंगी, उम्मीद कुछ नहीं है। देखिए जो लोग हैं हर तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उम्मीदें नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि 17 रुपये कम हो जाए यानी 90 के आसपास हो जाए, तब लगेगा कि वाकई में सरकार ने आम लोगों के बारे में कुछ सोचा है। देखिए हम पेट्रोल पंप पर हैं, लोग लगातार पेट्रोल लेकर और डीजल लेकर लोग गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि इस बार जो है इस बजट में आम लोगों का बजट हो और उस बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो कम की जाए ताकि उनके जेब पर कम असर पड़े। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और इस बजट से होटल इंडस्ट्री को भी बहुत उम्मीद है। लाइव टाइम्स की टीम पहुंची एक होटल में जहां एक रेस्टोरेंट भी है। यहां पर हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने कुछ लोगों से बातचीत की। होटल रूम और रेस्टोरेंट पर लगने वाले जीएसटी को लेकर होटल इंडस्ट्री में चिंता है। साथ ही इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मांग है कि बैंक्वेट हॉल को भी टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कुछ ही दिनों में बजट पेश करने वाली हैं और ऐसे में इस बजट का आम लोगों पे क्या असर होगा ये जानने के लिए हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में। गाजियाबाद का ये काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है और यहाँ पे काफ़ी होटल हैं और यूँ कहें कि होटल के चेन्स हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। उसके जो बड़े अधिकारी हैं वो हमारे साथ ही इस समय बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री को और ग्रोथ देने के लिए क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें वित्त मंत्री जी से हैं? जो अभी हमें बजट से उम्मीद है, मतलब जो हम कर सकते हैं, सबसे पहले टैक्सेशन की तरफ, जीएसटी की तरफ। अगर जीएसटी थोड़ा और रिलैक्स हो जाए, इन द सेंस कि थोड़ा विन विन सिचुएशन हो जाए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की तरफ, तो इंडस्ट्री और ग्रो कर सकती है। दूसरा हो गया कि जैसे कुछ होटल्स होते हैं जो ग्रीन की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, होटल भी कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन पे मतलब ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनके लिए पॉलिसीज़ में थोड़ी बहुत रियायत होनी चाहिए, टैक्सेशन में उनके लिए कुछ। अभी क्या टैक्सेशन का परसेंटेज है और आगे क्या चाहते हैं? अभी टैक्सेशन का है कि रूम ब्रैकेट्स अलग अलग है, कहीं पे 12 हैं, कहीं पे 18 हैं। अगर ये एक नॉर्मल टैक्सेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल 8% हो जाए या कुछ हो जाए, तो बूस्ट मिलेगा। क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जब आता है वो तो 5 स्टार होटल ही आता है ज़्यादातर, जहाँ पे 28% टैक्स है। तो जब आप 28% टैक्सेशन कम करोगे, 10% टैक्स पे ले आओगे उसको, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल टूरिज्म भी आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, समझने के लिए एक बार जरा ये बताते चलिए कि जैसे आपने कहा कि टैक्सेशन 8% पे आए, पर जैसे कितने हज़ार के रूम पे कितने परसेंट होते हैं और कितने हज़ार के रूम पे कितना परसेंट आप चाहते हैं? अभी जैसे हमारा जैसे होटल्स में है, हमारे 12% टैक्सेशन है। ये है 7499 तक। 7499 के जो ही ऊपर जाएगा तो 18% हो जाएगा। तो हम 12% दे रहे हैं, 5 स्टार होटल 18 दे रहे हैं, फिर उनकी कुछ और भी नॉर्म्स हो गए तो बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि 8 से 10%, नॉर्मल 8% हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री का जब काम बढ़ेगा, तो जब काम बढ़ेगा जो आपने टैक्स थोड़ा कम किया तो वो बैलेंस हो जाएगा जितना काम बढ़ेगा। दूसरा हो गया जो होटल ग्रीनरी को एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे मेरे यहाँ पे फॉर एग्जांपल डीजल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है एग्जांपल, अगर हम ग्रीन की तरफ जाते हैं तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए कि मैं ग्रीनरी की तरफ जा रहा हूँ। मतलब पॉल्यूशन कम जो कर रहे हैं, कुछ कर रहा हूँ, कुछ टैक्सेशन पे रिलैक्सेशन होना चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को रीजनल टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ के हेरिटेजेस हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कनेक्टिविटीज़ की तरफ जाना चाहिए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? अभी होटल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। होटल इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट जो होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। लोग जो हैं खाना खाने आते हैं, लेकिन देखा जाता है कि पनीर पे 18% और रोटी पे 12%। तो कैसे इजी वे में आम ग्राहक जो है वो सरवाइव करे? मेरा एडवाइस यही रहेगी कि कम से कम रखा जाए टैक्सेस, सो दैट के ज़्यादा फुटफॉल बढ़े। रेस्टोरेंट की सेल अच्छी होगी तो आपको
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है साथ में। अगर इन टर्म्स ऑफ आप से जीएसटी थोड़ा सा कम कर देंगे तो आप इनकम टैक्स में कमा सकते हैं। मैं चूँकि आप बैंकेट ही प्रॉपर देखते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि किस तरह की रियायत की अपेक्षा है आप लोगों की। देखो बैंकेट हॉल्स में क्या है ना, जो ये फंक्शंस होता है, मैरिज या कोई भी फंक्शन होता है बैंकेट का, एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी फंक्शन होता है। और जब 18% टैक्स हम अगर गेस्ट पे मतलब बोलते हैं गेस्ट को पे करने के लिए, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। अगर मान लो 18% है तो बहुत ज़्यादा ही है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको हम कम कर सकते हैं, 9% है या फिर उसके अंदर स्लैब्स में लेके आए। जैसे आपने रेस्टोरेंट में 5% कर लिया है तो इसको भी हम थोड़ा कम करेंगे तो बेटर रहेगा। हर किसी का बजट एक अपना बजट होता है। अगर कोई भी परचेजिंग कर रहा है, कपड़ा परचेजिंग है, उसके बाद एक मतलब ज्वेलरी भी परचेज करता है, देन फिर वो वेडिंग में आता है, वेडिंग में भी एक अपना बजट लेके आता है, उस पर फिर हम 18% और उसको पे करने के लिए बोलते हैं तो वो थोड़ा सा चैलेंज होगा उसके लिए। यहाँ हम थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं चीज़ों पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए कुछ सलाह है आपके पास जो देना चाहते हैं? वेल मैं अगर ओवरऑल एक एनालिसिस की बात करूं तो आफ्टर पैंडमिक और बिफोर पैंडमिक, तो आफ्टर पैंडमिक वी समहाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग ओवरऑल, अगर मैं करता हूं तो करीब ओवरऑल रेवेन्यू का हम 6 to 7% ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री। अभी हम करंटली अगर आफ्टर पैंडमिक की बात करते हैं तो करंटली वी आर कंट्रीब्यूटिंग 9% in current GDP, and if we are looking forward to infrastructure in our hospitality industry, तो हम लोग कहीं पीछे हैं। अगर मैं मिडिल ईस्ट या फिर इधर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो वहाँ से हम कहीं ना कहीं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर में मात खा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे, इन टर्म्स ऑफ कुछ इंसेंटिवाइजेशन है, इन टर्म्स ऑफ जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर की चीज़ों पे बात करूँ तो गवर्नमेंट उस पर कुछ ना सब्सिडीज़ दे रही है। बट होटल इंडस्ट्री अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है। कोई भी लोन को लेके अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है या फिर किसी चीज़ को, तो बैंकिंग जो रूल्स रेगुलेशन है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट विद द बैंकिंग्स ना। अगर अब आप किसी चीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हो, आपका एक होटल है, आप 2 करना चाहते हो, या चीज़ें गवर्नमेंट के साथ उन पे पॉलिसीज़ पे नेगोशिएट करना चाहते हो, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मतलब आप 1 से या 2 आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। और गवर्नमेंट अगर इसमें सपोर्ट करे तो करंटली अगर हम देखें तो ओवरऑल एक अच्छा, अगर जैसे हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं कि हम कुछ 27 या 30 या 47 तक अभी 5 ट्रिलियन इकॉनमी का वो एक टारगेट लेके चल रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, और हम डेफिनेटली वो अचीव करेंगे। इस तौर पे आप भी सेल्स में हैं, यूथ हैं, आप इस इंडस्ट्री में हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं जो आपको लगता है कि वित्त मंत्री आप लोगों की बात सुने? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस हमारे ये हैं कि बीइंग अ सेल्स पर्सन हम लोगों को कहाँ चैलेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली टैक्सेशन पार्ट पे आते हैं। रूम्स का टैक्सेशन स्लॉट जो कि सर ने बताया, ऑब्वियसली उन दोनों का डिफरेंस होता है। फिर जब हम कॉर्पोरेट नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं या बैंक्वेट में हम लोग कोई भी इवेंट करा रहे हैं तो हमें चैलेंजेस आते हैं 18% टैक्सेस के। अगर हमें वहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ऑब्वियसली हमारा हॉस्पिटैलिटी ग्रो करेगा। हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर हम बीइंग एक फैमिली पर्सन या हम भी कोई अपना पर्सनल इवेंट कराना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। हम टैक्सेशन पार्ट को बचाने से अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं अपने इवेंट में उन चीज़ों को इन्वेस्ट करें, लाइक उतना पैसा हम इन्वेस्ट करें। लेकिन बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली हम शायद वो फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। वही चीज़ें कि अगर हम लग्जरी के लिए कहीं जा रहे हैं, हम आजकल नॉर्मली डाइन आउट के लिए कहीं जा रहे हैं, तो टैक्सेशन पार्ट ऑब्वियसली है, आप प्लीज़ चार्ज करो, लेकिन एटलीस्ट इतना कि हर कोई उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए। तो ओवरऑल अगर हॉस्पिटैलिटी इंक्रीज़ होगी, अगर हम हॉस्पिटैलिटी ग्रो करेगा, चाहे वो हमारे रूम्स की सर्विसेज ले रहा है, चाहे वो फूड सर्विसेज ले रहा है, डेफिनेटली इकोनॉमिक हमारा ग्रो करेगा। चलिए, जायज़ तौर पे सबने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना सलाह रखा, लेकिन एक बात जो मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लगी वो ये कि अगर दूसरे देशों से हमें बीट करना है, आगे बढ़ना है इन क्षेत्र में, चाहे वो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हों, उनके मामले में आगे बढ़ना है, तो हमें बाकी देशों की तरह सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। और हो सकता है कि अगर ये सब हम करते हैं तो हमारा ये जो इंडस्ट्री है बहुत आगे जाएगा। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। एक गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए का हो जाए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए।
विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। एक गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए का हो जाए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए। तो सबको उम्मीदें हैं कि यह बजट उनके लिए राहत भरा रहने वाला होगा, लेकिन सबसे जरूरी है यह जान लेना कि इस देश में जहां 80% किसान रहते हैं उनको कृषि में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर का क्या हिसाब किताब चल रहा है। ऐसे में लाइफ टाइम्स की टीम पहुंची दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बाजार दिल्ली के मोरी गेट मार्केट में। हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने इस इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों से बात की और बजट पर उनकी भी राय जानी। कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है और जाहिर से तौर पे सब लोग कुछ न कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं। इस समय हम दिल्ली के मोरी गेट इलाके में आए हुए हैं। मोरी गेट ट्रैक्टर्स के पार्ट्स के लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी जाना जाता है और शायद यही वजह है कि हम यहाँ पे आए हैं। और मेरे आसपास देख सकते हैं बड़ी संख्या में व्यापारी हैं। हम व्यापारियों से सबसे पहले बात करेंगे कि इस बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं, तो आप मुझे बताइए कि इस बजट में ट्रैक्टर्स पार्ट्स जो बेचने वाले व्यापारी हैं उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं। प्रशांत जी, हमारी एसोसिएशन है ऑटोमोटिव एंड जनरल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये हमारे तकरीबन 2000 के आसपास व्यापारीगण हैं जिनका ये समूह है हमारा। और हमारा जो ट्रैक्टर का बिजनेस है इसके साथ में बहुत सारी समस्याएं। हालांकि ये विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है स्पेयर पार्ट्स की। ट्रैक्टर पार्ट्स का सबसे ज़्यादा काम यहीं पे होता है। हैवी और कंप्रेशर पार्ट्स का भी यहाँ पर काम होता है। और सबसे बड़ी जो हमारे साथ में समस्या हुई जब ये GST लगा तो ये हमारे हर पार्ट्स पे 28% GST था, जो हमारी संस्था के काफ़ी एजिटेशन और प्रदर्शन करने के बाद में गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर के काफ़ी सारे पार्ट्स पर 18% GST कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन पे 28% GST मुकर्रर है अभी भी। और बड़ी हैरानी की बात है, ये मीडिया की तरफ से भी और दूसरे प्रचार तंत्रों से भी, जिनसे पता नहीं लगता कि किसी भी दिन रात को बैठ करके हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी बैठे बैठे 18 से 28 टैक्स कर देती हैं और ये मीडिया में बिल्कुल नहीं आता है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक्टर और स्कूटर और जितने भी ड्राइविंग व्हीकल्स हैं इनकी सीटों के ऊपर 18% GST होता था 1-1.5 महीना पहले। उसको अचानक से 28% कर दिया, जो कि हमारे खास तौर पे व्यापारियों को अवेयर भी नहीं किया गया, किसी को बताया भी नहीं गया, ना किसी भी प्रचार तंत्र में इसके बारे में कोई डिस्कशन किया गया। हम लोगों को जब बिल में लग के आया तो हमने शोर मचाया कि ये तो 18 टैक्स था। वो कहता नहीं जी, सीतारमण जी ने फलानी तरीक से ये 18 का 28 कर दिया है। तो अब सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए क्या होती है, अब मान लीजिए हम कोई 100 रुपये का पार्ट्स लेते हैं, उसमें सबसे पहले 18 और 28 टैक्स हम गवर्नमेंट को दे करके उसकी परचेज़ करते हैं, जिससे हमारी जो उसमें जमा पूंजी है या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, हमारी इन्वेस्टमेंट 18 और 28% से ख़त्म हो जाती है। मीन्स हम 100 रुपये दे करके 72 रुपये का सामान खरीद लेते हैं। उस 72 रुपये के सामान के ऊपर मान लो हमने वो 72 रुपये का सामान 75 रुपये में बेच दिया तो उसके ऊपर 18% या 28% टैक्स फिर से देते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे व्यापार की पूंजी जो है ये सरकार लेती जा रही है और सरकार का प्रॉफिट जो है हमारे एक पार्ट पे 18 से 28% है, जबकि एक व्यापारी का 8%, 5%, 7%, 10% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट सारी व्यापारी की, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हमारे से ज़्यादा पैसा कमाती है और व्यापारों का
बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। जो मान लो हम 1 करोड़ रुपया लगाते हैं कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए, उसमें से 18 और 28% गवर्नमेंट हमारा सामान खरीदते वक्त ले जाती है। हमारा बिकने की कोई गारंटी नहीं है। जब हम खरीद रहे हैं सामान, वो टैक्स हमारा उसी वक्त खर्च हो जाता है। तो हमारी समस्या, अच्छा इसके बाद भी इतने हैवी टैक्स रेट होने के बावजूद उसके बाद में इनकम टैक्स में भी हम लोगों को कोई रियायत नहीं है। हमारे किसी भी व्यापारी को रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन या कोई बेनिफिट की कोई स्कीम सरकारों के पास नहीं है, जबकि व्यापारी अपना पेट काट के अपने से ज़्यादा प्रॉफिट गवर्नमेंट को देता है। और गवर्नमेंट इस व्यापारी के लिए क्या कर रही है, मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, चूंकि ट्रैक्टर्स पार्ट्स की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं कि चूंकि किसानों से डायरेक्ट ये जुड़ा मामला है और सरकार भी कहती है कि हम किसानों को काफ़ी रियायत देंगे। ट्रैक्टर्स के पार्ट्स महंगे हैं तो जाहिर तौर पे ट्रैक्टर्स के रेट भी महंगे हैं, तो ऐसे में रियायत कैसे हो पाएगी? अगर कुछ समझा सके दर्शकों को तो बताइए। मेरा मानना है कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। जो अभी मेरे बड़े भाई सतबीर सिंह जी ने बताया, मान लो कोई भी छोटा लघु उद्योग चला रहा है, व्यापार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर उसकी कम से कम भी परचेज 10 लाख रुपए महीना की फैक्ट्री के लिए है तो 28% GST है, 2,80,000 उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 2,80,000 रुपये 10 लाख में वो कमा भी नहीं रहा है। वो माल जब बनेगा प्रोसेस में, उस प्रोसेसिंग के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना चाहिए। कोई भी आइटम वो खरीदता है तो वो फिर बाज़ार में जाती है, वो बाज़ार में जाएगी, उसका वैल्यू उसकी पेमेंट हमको 1 महीने में, 30 दिन में, 45 दिन, तो मोदी जी ने कह रखा है MSME के रेट, तो 4 महीने के अंदर हमारे को पेमेंट रिटर्न नहीं आती है। अब 10 लाख लगा के 2,80,000 पहले मैं टैक्स भरने के बाद तो मैं उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारे को। तो किसानों को राहत अगर हम देने की बात करें तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को राहत कैसे दे सकते हैं फिर? सर, अगर बड़ी पिक्चर देखें तो इस समय जो हम फेस कर रहे हैं एज ए व्यापारी, वो लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी का इतना शॉर्टेज है कि जैसे पूरी की पूरी चेन इस समय डिस्टर्ब हुई पड़ी है। मैंने आज ही सुबह इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा है कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि 4 लाख करोड़ का बजट लिक्विडिटी डेफिसिट है 31 मार्च तक। मतलब वो खुद 4 लाख करोड़ का डेफिसिट मान रही हैं एक पूरे बजटरी एलोकेशन में। तो आप ये खुद मान के चलिए कि उसका आपको ग्राउंड पे नज़र आ जाएगा। आप इस मार्केट में ज़रा सा भी घूमेंगे तो आप किसी से भी रोक के पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि बाजार क्यों डाउन है। और अगर हम लोग परेशानी में हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब होती है। और बजट को लेकर भोपाल के कुछ युवाओं ने अपनी बात हमारे कैमरे के सामने रखी। उनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर युवा क्या सोचते हैं, इनको क्या उम्मीद है, हम ये तमाम युवा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे ही चर्चा करेंगे। 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद है इस बार आपको? सरकार से हमें यही उम्मीद है सबसे पहले तो कि युवाओं के लिए रोजगार हो, आसपास के क्षेत्र में हमारे उद्योग धंधे सरकार जो है लगाए। और साथ ही साथ हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सबसे बड़ा जो बोझ पड़ रहा है वो मिडिल क्लास पे पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास को जो है हर तरफ से मरण मिडिल क्लास का ही होता है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि कम से कम मिडिल क्लास को जो टैक्स में रियायत दी जाए। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सरकार ने जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट के जो अपना चुनाव का जो प्रचार प्रसार कर रही है, ये बंद करें ताकि कम से कम युवाओं को रोजगार मिल पाए। आज जहाँ देख रहे हैं युवा डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, आज जैसे मैंने अपना आज 3 MA कर रखे हैं, 3 MA के साथ साथ मैंने टेक्निकल डिग्री भी कंप्लीट कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से मैं अपना खुद का ही छोटा मोटा कुछ काम चालू कर पा रहा हूं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार कहती है एक तरफ कि भाई हम युवाओं को रोजगार देते हैं और रोजगार के साथ साथ हम उनकी गारंटी लेते हैं, लोन देते हैं, MSME वाले सारे लोन देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारे लोनों में सरकार एक तरफ भ्रम फैला रही है और सरकार CGTMSE फीस के नाम पर सरकार जो है युवाओं से मोटी मोटी फीस जो है वसूलती है बैंक से गारंटी के नाम पे, जिससे कि बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। आज युवा को स्टार्टअप करने के लिए तो कह दिया कि आप स्टार्टअप कर लीजिए, हम लोन दे रहे हैं, लेकिन सरकार उस लोन के पीछे हिडन चीज़ें रखी है जो कि CGTMSE फीस के रूप में सरकार हमसे ले रही है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर युवा उद्यमी आपको बनाना है तो इन टैक्स में आपको ये रियायत देना पड़ेगी और साथ ही साथ आपको ये जो CGTMSE फीस इस टाइप की जो लग रही है लोन में, वो माफ की जाना चाहिए। और कुछ ही पलों में देश दुनिया की सभी खबरें बने रहिए हमारे साथ।